क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी पार्ट था वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया था। इसका डी पार्ट देख लेते हैं। An unbalanced coin is tossed 3 times. If x is a random variable, show the number of heads. Then construct the binomial distribution of x if the probability of head in a single toss is 2/3. उन्होंने 3 टाइम coin toss करी, ठीक है। If x is a random variable, show the number of heads. मतलब जब 3 टाइम उन्होंने coin toss करी, x लिया उन्होंने रैंडम। अच्छा, x क्या होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमसे यहाँ जो प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे एग्जैक्टली जी, अच्छा x जो होता है वो प्रोबेबिलिटी होती है ना। प्रोबेबिलिटी जो हमसे पूछी गई है वो किसकी पूछी गई? यहाँ पे हेड्स की। उन्होंने 3 टाइम कोइन टॉस किया, जो क्वीन में या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब वो कह रहे हैं कि भाई हेड आया है, लेकिन ये नहीं बताया कि तीनों टॉस में हेड आया है, ठीक है ना। उन्होंने पहले एक टॉस किया होगा उसमें हेड आया होगा, दूसरा टॉस किया होगा उसमें हेड आया होगा, और तीसरा टॉस किया तो हेड आया। लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई। वो कह रहे हैं कि भाई 3 टाइम मैंने कोइन टॉस किया तो मेरे जो नंबर शो कर रहे हैं ना वो हेड्स के शो कर रहे हैं, लेकिन नहीं बताया कि तीनों टॉस में हेड आया है, 2 टॉस में हेड आया है, 1 टॉस में हेड आया है। तो वो हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है कि अब आप बताइए कि तीनों टॉस में हेड आया होगा, 2 टॉस में हेड आया होगा या 1 टॉस में हेड आया होगा। तो हमें उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ एक्स को। ये जो एक्स दिया हुआ है हमें, सही है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन अ सिंगल टॉस, और उन्होंने बताया हुआ है कि भाई मैं सिंगल टॉस करता हूँ तो हेड आने के जो चांसेस होते हैं वो 2/3 होते हैं। तो मैंने डेटा बनाया भाई n = 3। यहाँ पे क्वीन की बात कही है, तो क्वीन कितने लिए गए? 3 क्वीन लिए गए, मतलब 3 टाइम क्वीन टॉस किया गया ना, तो उनके पास 3 क्वीन होंगे। तो इसलिए हमारा n जो हुआ वो 3 हुआ, ठीक है। p क्या हुआ हमारा? 2/3। हेड्स की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है और हेड्स के चांसेस बताए गए हैं, तो इसलिए ये दोनों बातें सेम है। तो हम क्या करेंगे? इसको p कंसिडर करेंगे। p हमने 2/3 लिख दिया, उसको डिवाइड कर दिया तो 0.6 आया। q किस तरीके से माइनस होगा? 1 को माइनस कर देंगे 2/3 से। देखें हम जो है ना इस 2/3 को भी माइनस कर सकते, मतलब 1 को p से माइनस कर देंगे तो p क्या है हमारा? 2/3, ठीक है। अच्छा, जब इस तरीके से जो है, देखें मेरा जो p है, मैं यहाँ बता देती हूँ, मेरा जो p है वो है 2/3। मैंने इसको डिवाइड करा तो 0.6 आया, तो मैं क्या करती? 1 को 0.6 से माइनस कर देती तो मेरा आंसर आता 0.3, ठीक है। इस तरीके से होता है ना। लेकिन मैं डायरेक्ट इस 2/3 को भी माइनस कर सकती हूँ। तो इसको किस तरीके से करेंगे? जब मैं इसको 1 को माइनस करूँगी 2/3 से, जब यहाँ पे एक नंबर है और बराबर में इसके फ्रैक्शन है, तो इसको एक फ्रैक्शन बनाना है हमें। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। जब 2 फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस का साइन होता है ना, तो वो किस तरीके से होता है कि ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर हम माइनस प्लस करते हैं, ठीक है। तो 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, और ये नीचे वाले भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा। तो 3 में से जब 2 गए तो हमारे पास 1 बचा, ठीक है, और ये 3 नीचे आ गया, ठीक है। तो इसलिए Q जो हुआ ना हमारा वो 1 3 हुआ। ये आप देख सकते Q 1 3 ऐसा आया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 को 2/3 से माइनस कर सकते हैं, या पहले इस 2/3 को सॉल्व कर लीजिएगा फिर इसको माइनस कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने इस तरीके से भी बताया कि कभी कभार जो है वो बच्चे 2/3 को, जैसे कि इस फ्रैक्शन को ही 1 से अगर माइनस करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे? तो जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो जब 2 फ्रैक्शन हो और बीच में माइनस या प्लस का साइन हो तो पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर जाके प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो आप चाहें तो 1 में से माइनस कर सकते हैं 0.6 भी डायरेक्ट, लेकिन अगर फ्रैक्शन को आप माइनस करना चाह रहे हैं तो वो इस तरीके से माइनस होगा, 1 3 आएगा, फिर 1 3 को डिवाइड करिएगा तो 0.3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख के, अच्छा अब हमें एक्चुअली निकालनी भाई किसकी है प्रोबेबिलिटी, वो ना एक्चुअली उन्होंने नहीं बताया है। बस वो कह रहे हैं कि भाई x जो है प्रोबेबिलिटी है, आपको x की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, ठीक है। नहीं बताया कि भाई कोई नंबर दिया गया है हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए, तो कोई नंबर ही नहीं दिया है इस सवाल में कि हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बस वो कह रहे हैं कि 3 टाइम जब मैंने कॉइन टॉस किया तो हेड आ रहा है बस, लेकिन ये नहीं बताया तीनों में आ रहा है, 2 क्वीन फेंकी तो आ रहा है, या 1 क्वीन हमने टॉस किया तो 1 आ रहा है, मतलब ये कुछ बताया नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, हम चांसेस, मतलब हम ना सोचेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि अगर 3 टाइम मैं कॉइन टॉस करती हूँ तो 1 हेड भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे 3 टाइम मैंने कॉइन टॉस किया तो भाई 1 में हेड आ गया, 2 में टेल आ गया,
या 2 में हेड भी आ सकता है, 1 में टेल आ सकता है, या तीनों में भी हेड आ सकता है। तो मैंने क्या किया भाई, अगर 3 टाइम हम कॉइन टॉस करते हैं तो इन तीनों टॉस में से, तीनों कॉइन में से एक दफ़ा हेड आ सकता है। तो मैं पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 1 की, उसमें 2 हेड्स भी आ सकते हैं, तो मैं निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 2 की। और 3 कॉइन अगर मैंने टॉस किया तो उस तीनों में भी हेड आ सकता है, तो मैं निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 3 की भी। मतलब 1 भी हेड आ सकता है, 2 भी हेड आ सकता है, 3 भी हेड आ सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं। जब मैं 3 टाइम कॉइन टॉस करूँगी तो 3 से ज़्यादा हेड नहीं आ सकते। सिर्फ हेड के मुझे चांसेस बताने कि भाई 3 टाइम अगर मैं कॉइन टॉस करूँ तो हेड कितनी दफ़ा आ सकता है। तो 1 टाइम भी आ सकता है, 2 टाइम भी आ सकता है, और लास्ट है कि तीनों कॉइन में भी आ सकता है। इसलिए मैं तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, प्लस कर दूंगी और उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस। तो मैं इसके लिए बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके लिए बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके लिए बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अच्छा, एक जो होता है ना, जैसे कि ये जो एक बात होती है कि हम पहले ये लिखते हैं इजिकल, मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी हमें मालूम करनी होती है हम पहले वो लिखते हैं, इजिकल टू के बाद फिर जो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए होती है वो इस तरीके से प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे हमें जो है वो एग्जैक्टली हमसे कुछ नहीं पूछा गया। प्रोबेबिलिटी बस ये पूछी गई कि एक्स की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, और जब बस वो बता दिया कि जब मैं 3 टाइम मैंने कॉइन टॉस किया तो नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं। ये नहीं बताया कि 1 कॉइन में हेड आ रहा है, 2 कॉइन में आ रहा है, 3 हेड कॉइन में आ रहा है। ठीक है, तो बस ये खुद से हम पता लगाएंगे कि 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है, और 3 हेड भी आ सकते हैं। तो इन तीनों के लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपने वैल्यूज पुट करी, वैल्यूज पुट करने के बाद जो है वो प्लस माइनस वगैरह करा, कॉम्बिनेशन वगैरह लिया। ठीक है, और फिर तीनों का आंसर ये आया है। x इजिकल टू 1 का आंसर आया 0.162 प्लस 0.324 प्लस 0.216। इन तीनों को प्लस करा तो आपके पास आंसर है 0.702। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके की जब क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से जो है वो सॉल्व होगा, क्योंकि हमसे एग्जैक्टली तो पूछा नहीं गया है। बस हम क्या यहाँ पे इमेजिनेशन करनी कि अगर 3 टाइम कॉइन टॉस होता है तो हेड कितनी दफ़ा आ सकते हैं। तो हमने बोला 1 दफ़ा आ सकता है, 2 भी दफ़ा आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं। वह इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्लस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ई देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाली बात में अगर कोई कन्फ्यूजन हो ना आप लोगों को, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, प्रोबेबिलिटी जैसे पी आपने 2/3 लिखा यहाँ पे, इसको डिवाइड करा तो 0.6 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 1 में से पी जो है ना 0.6 उसको माइनस कर दिएगा। ठीक है, इस 2/3 को आप छोड़ दिएगा। ठीक है, मर्जी है। अगर ठीक है, जैसे आप क्या करेंगे कि भाई पी जो था ना आपका, वो था आपका 2/3, मैंने 2/3 को सॉल्व करा तो 0.6 आया। अब जब मुझे क्यू मालूम करना है तो मैं 1 में से पी माइनस करूंगी। तो मैंने क्यू ऐसे ही रखा, 1 ऐसे ही रखा, पी क्या आया मेरा 0.6, जब इसको मैंने माइनस किया तो मेरा आया 0.3। ठीक है, तो इस तरीके से कर लीजिएगा। आप फ्रैक्शन को यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए करा है कि कभी कभार जो है फ्रैक्शन को भी आप 1 से माइनस करेंगे तो वो इस तरीके से होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर जाके प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का ई देख लेते हैं हम। 4 का ई जो है वो है नंबर और एंट्रीज मेड इन एन अकाउंट रिसीवेबल इज अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल विद मीन है ये। ठीक है, इस मीन को इस तरीके से भी, कि इस तरीके से भी आ सकता है इजिकल टू 2 और m इजिकल टू 2। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में भी उन्होंने बताया हुआ है कि अगर इस तरीके से आपके पास आए तो उसको मीन ही कंसिडर करना है। पर डे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ स्पेसिफाइड डे एटलीस्ट 3 एंट्रीज विल बी रिसीव। नंबर या एंट्रीज होंगी अकाउंट रिसीवेबल की। ठीक है ना, उसका जो मीन उन्होंने निकाला है एवरेज, वो 2 निकाला है कि पर डे जो है वो एवरेज उसका 2 है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ स्पेसिफाइड डे एटलीस्ट 3 एंट्रीज विल बी रिसीव। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल की कोई एंट्रीज रिसीव हुई होंगी, उसका एवरेज जो उन्होंने निकाला वो 2 निकाला। अब वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम 3 एंट्रीज जो हैं वो रिसीव हुई हैं स्पेसिफाइड डे में। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो हमें डेटा में जो ई चाहिए, एम चाहिए जो कि 2 दिया हुआ है। ठीक है, एटलीस्ट 3 एंट्रीज का मतलब क्या है कि कम से कम 3 हो, 3 से कम ना हो, 3 से ज़्यादा हो तो चलेगा। ठीक, कम से कम 3 हो और 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 से कम नहीं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो 3 की निकलेगी और 3 से ज़्यादा नंबर्स की निकलेगी। तो हम तो ज़्यादा नंबर्स की बता ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी हमसे नहीं पूछी गई वो क्या पूछी नहीं गई है, एटलीस्ट 3 एंट्रीज, मतलब कम से कम 3 हो और 3 से ज़्यादा। तो जो प्रोबेबिलिटी हमसे नहीं पूछी गई है ना वो है 3 से कम। 3 से कम है 2
1 और 0, ये प्रोबेबिलिटी हमसे नहीं पूछी गई, तो हम वो प्रोबेबिलिटी पता लगा लेंगे जो हमसे नहीं पूछी गई, उसको 1 से माइनस कर देंगे तो हमें जो है वो एटलीस्ट 3 एंट्रीज पता चल जाएंगी। तो एटलीस्ट को किस तरीके से लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखे एटलीस्ट 3 एंट्रीज विल बी रिसीव लिखा आपने, प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट को ग्रेटर देन के उससे शो करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं और 3 लिखते हैं, ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 में से आप माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। ये 3 प्रोबेबिलिटी हमसे नहीं पूछी गई, हमसे 3 की पूछी गई है और 3 से ज़्यादा नंबर्स की पूछी गई है। तो हम ये तीनों प्रोबेबिलिटी प्लस कर देंगे, कैलकुलेट करके प्लस कर देंगे, फिर उसको 1 से माइनस कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी x एटलीस्ट 3 की। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस ऐसे ही रखा हमने, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, प्लस का साइन, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, प्लस का साइन, इसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। आप इस तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करना मैंने आपको सिखाया है प्रीवियस क्वेश्चन में, और ये जो 1 माइनस है ये बिल्कुल जो है वो चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। फिर आपने, ठीक है, चलिए मैं फिर बता देती हूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट 3 इज इक्वल टू, ये तीनों के लिए आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, ठीक है। फिर आपने जो है ये वैल्यूज पुट कर ली, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज पुट करिए आपने, जैसे यहाँ पे e तो वही रहेगा 2.71828, मीन क्या है हमारे पास -2, मल्टीप्लाई बाय मीन क्या है 2। अच्छा, यहाँ पे जो x की पावर है, x क्या है हमारे पास 2, तो x है 2, यहाँ पे भी x 2 आ जाएगा, परमुटेशन, प्लस का साइन ऐसे आ जाएगा, e 2.71828 ऐसे ही रहेगा, माइनस मीन मल्टीप्लाई बाय मीन, यहाँ पर x क्या है 1 1 आ जाएगा, x क्या है 1 1 परमुटेशन, प्लस का साइन आ जाएगा, e क्या है 2.71828 माइनस मीन मल्टीप्लाई बाय मीन 2, यहाँ पे x है 0 तो 0 की पावर आ जाएगी, x क्या है 0 0 परमुटेशन आ जाएगा, ठीक है। बस क्या होगा, जो हमने 3 टाइम फॉर्मूले अप्लाई किए हैं उसमें सिर्फ x की वैल्यू ही चेंज होती रहेगी, यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, बाकी e और मीन तो एग्जैक्टली वही रहेगा बिल्कुल। फिर प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस ऐसे ही चलता रहेगा। इसकी जब हमने पावर ली तो 0.1353 आया, इसकी जब हमने पावर ली तो 4 आया, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ गया, 2 परमुटेशन 2 ही आया, प्लस इसकी हमने पावर ली तो 0.1353 आया, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 ली तो 1 ही आया, 1 का परमुटेशन लिया 1 ही आया, 2 की पावर 1 लेंगे तो 2 आएगा, सॉरी, ठीक है, 1 परमुटेशन लेंगे तो 1 आएगा, प्लस का साइन ऐसे आ गया, 2.7128 की -2 की पावर लेंगे तो 0.1353 आएगा, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ गया, 2 की किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है, तो 2 की जगह मैंने 1 लिख दिया क्योंकि इसकी पावर 0 थी, 0 का परमुटेशन 1 होता है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 2 से, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1 से, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1 से, तो इन तीनों का जो आंसर आया है वो आया इस तरीके से, ये रहा, प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ऐसे ही चलता रहा, वहाँ पे मैं आपको बता के आई हूँ कि एक दूसरे से प्लस हो जाएंगे, जैसे कि मैं बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या करा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, तो हमारे पास आंसर है 0.5412 और डिवाइड कर दिया 2 से, प्लस का साइन ऐसे आ गया, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा आपने, ठीक है, तो आपके पास है 0.2706 डिवाइड बाय 1, प्लस का साइन ऐसे आ गया, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड में आ जाएगा 1, तो आपने जो इसको इससे मल्टीप्लाई करा 1 से तो 0.1353 और डिवाइड में 1 आ गया। अब क्या, प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस ऐसे आ गया, इसको इससे डिवाइड करा तो ये आया, प्लस का साइन ऐसे आ गया, इसको इससे डिवाइड करा तो ये आया, प्लस का साइन ऐसे आ गया, इसको डिवाइड करा तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। अब ये तीनों प्रोबेबिलिटी के आंसर आ गए, ये 2 का आ गया, ये 1 का आ गया, ये 0 का आ गया, इसको हम प्लस कर देंगे तो 0.6765 माइनस 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट 3 ऐसे आ गया। ये प्रोबेबिलिटी हमने कौन सी मालूम करी है, जो हमसे नहीं पूछी गई थी, इसको नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जो हमसे नहीं पूछी जाती हम वो बता देते हैं तो हमें वो पता चल जाएगी जो एक्चुअली क्वेश्चन हमसे पूछी गई है। तो हम इसको 1 से माइनस करना है तो हमें प्रोबेबिलिटी पता चलेगी, प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट 3 की 0.3235। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट भी कंप्लीट हो गया।
ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि पॉइजन में आप जो है ना वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें लिमिट नहीं दी गई होती। तो आप बस ये करिएगा, जो प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी जाएगी आप वो बता दिएगा, उसको नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। और फिर उसको एंड में आपने 1 से माइनस कर देना है, तो आपको वो पता चल जाएगी जो पूछी गई है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 4 का F पार्ट देख लेते हैं। इफ द साइज ऑफ अ सैंपल इज 81 एंड स्टैंडर्ड एरर द मीन, ये रहा 4, स्टैंडर्ड एरर जो दी हुई है 4 दी हुई है। What should be the size of the sample what should be the size of the sample if standard error is reduced to 3.6? What is additional measurement? If the size of a sample, स्टैंडर्ड एरर में जो साइज दिया जाता है उसको n कहलाता है, ठीक है, n कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा n है, ठीक है ना। जो हमने अभी पॉसिबल सैंपल वाले क्वेश्चन में देखा था तो उसमें साइज आता है, तो मैंने बताया था उस साइज को हम n कहते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर सैंपल का जो साइज है, हम जो पॉसिबल सैंपल बनाते हैं उसमें उन्होंने बोला होता है कि भाई 2 का साइज रखना है, 3 का साइज रखना है, तो उसको हम n कहते हैं ना, स्मॉल n। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर सैंपल का जो साइज है वो 81 है, मतलब n हमारा 81 है, स्टैंडर्ड एरर हमें 4 दी हुई है। What should be the size of the sample if standard error is reduced to 3.6? उन्होंने पहले सैंपल का साइज दिया हुआ 81 और उसके साथ स्टैंडर्ड एरर बताई गई है। अब वो कह रहे हैं कि साइज, सैंपल का साइज क्या होगा जब स्टैंडर्ड एरर 3.6 मतलब कम हो गई है, स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमारी रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, तो अब सैंपल क्या होगा, मतलब ये n अब क्या होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमने डेटा प्रिपेयर करा, भाई हमने बोला n जो है हमारे पास 81 है, स्टैंडर्ड एरर हमारे पास 4 है। जब स्टैंडर्ड एरर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट में n। तो हमारे पास ये भी है और हमारे पास ये चीज़ भी है। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट बात जो हमसे की हुई है कि भाई सैंपल का साइज 81 है और स्टैंडर्ड एरर ये है, तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर जाके हमें इसका सैंपल जो है पता लगाएंगे, ठीक है। तो डेटा में हमने लिखा भाई n जो है वो 81 है हमारे पास, स्टैंडर्ड एरर हमारे पास 4 है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। सॉल्यूशन लिखा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पता करी, तो हमने प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई किया स्टैंडर्ड एरर का। तो हमने देखा कि स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट n। तो हमने लिखा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास, स्टैंडर्ड एरर है हमारे पास 4, ठीक है। देखिए फॉर्मूले ये है स्टैंडर्ड एरर का, जबकि स्टैंडर्ड एरर तो हमारे पास हैगा ना, लेकिन हमने फिर भी स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो अगर कोई भी फॉर्मूला हो और हमें जो है जो चीज़ मालूम करनी होती है वो हमें पता हो, और जो दूसरी चीज़ है, अदर चीज़ है, वो हमें पता ना हो, तो हम फॉर्मूला को ड्राइव करके जो है वो मालूम करते हैं। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये है, जबकि हमारे पास स्टैंडर्ड एरर भी है और n भी है, बस हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो हम जो है फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो हमने लिखा स्टैंडर्ड एरर हमारे पास 4 है, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, वो ऐसे का ऐसे लिख दिया। n क्या है हमारे पास 81, तो रूट में हमने n लिख दिया 81। अब हमने क्या करा, 4 ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसी रही, 81 का रूट लिया तो 9 आया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे अकेला खाली छोड़ना है, तो हमने क्या करेंगे, भाई ये 9 इससे डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने लिखा भाई 9 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने अकेला छोड़ दिया। 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आई हमारी 36। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई हमारी 36। अब सेकंड बात पे देखते हैं, भाई सेकंड बार उन्होंने कहा था कि स्टैंडर्ड एरर जो है ना वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। अब हमारा जो सैंपल का साइज क्या होगा, मतलब n हमारा क्या होगा, ठीक है। तो हमने डेटा प्रिपेयर करा कि भाई अब हमारे पास स्टैंडर्ड एरर भी है 3.6, अब हमारे पास n नहीं है, और स्टैंडर्ड डेविएशन पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ मतलब ना कोई बात इसने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए नहीं कही गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई असर नहीं पड़ा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसकी थी, मतलब स्टैंडर्ड एरर n, और इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी ना 36, वो वैसी की वैसी ही रही है, बस क्या फ़र्क हुआ है कि हमारा स्टैंडर्ड एरर जो है ना वो कम हो गया। अब वो हमसे सैंपल पूछ रहे हैं, सैंपल का साइज़ पूछ रहे हैं, तो हमने लिखा भाई डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.6, स्टैंडर्ड एरर जो है वो 3.6 है,
एन हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड डाइवर्शन 36 ही रहेगी। अब हम एन कैलकुलेट करते हैं, तो वही स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। भाई स्टैंडर्ड एरर है 3.6 इजिकल टू स्टैंडर्ड डाइवर्शन 36 है, रूट में जो एन होता है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब देखें ये जो रूट एन है, ठीक है ना, अब ये रूट एन है, अगर ये खाली एन होता ना तो फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी थी, लेकिन ये रूट एन है, तो मैं क्या करूँगी कि ये मुझे मालूम करना है ना, तो मैं इसको इजिकल टू के पहले ले जाऊंगी और 3.6 को मैं यहाँ ले आऊँगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस रूट एन को मैं 3.6 के पास ले गई और 3.6 को मैं रूट की जगह ले आई, ठीक है। तो 3.6 की जगह ये रूट एन आ गया, इजिकल टू 36 वैसे ही रहा, और ये जो रूट एन था इसकी जगह 3.6 आ गया, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करा तो मेरे पास आया 10, तो रूट एन इजिकल टू 10 आया, ठीक है। ये मेरे पास एन की वैल्यू नहीं आई है, ये रूट एन की वैल्यू आई है, लेकिन मुझे सिर्फ एन कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो मैंने दोनों पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी, इसके ऊपर भी स्क्वायरिंग कर दी और इसके ऊपर भी स्क्वायरिंग कर दी। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये एन बचा, 10 के ऊपर स्क्वायर था उसका हमने स्क्वायर लिया तो 100, तो एन हमारा 100 आया, ठीक है। यहाँ पे बस ये क्या था कि हमें पहले बात में हमें सैम्पल मतलब साइज दिया हुआ है और स्टैंडर्ड एरर दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइवर्शन नहीं थी, तो वो हमने कैलकुलेट करनी थी, इसलिए हमने सबसे पहले डेटा बनाया कि भाई मेरे पास एन है, स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड डाइवर्शन नहीं है, इसलिए मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइवर्शन कैलकुलेट कर ली, ठीक है। फिर दूसरी बात में वो कह रहे हैं भाई स्टैंडर्ड एरर जो है वो कम हो गई है, अब मुझे साइज बताइए कि क्या होगा उसका, ठीक है। तो इसलिए मुझे उसके लिए भी तमाम चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो मुझे जो है जैसे कि इस दूसरी बात के लिए उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड डाइवर्शन जो है हमारे पास, स्टैंडर्ड एरर जो है वो 3.6 है, एन हमारे पास नहीं है, और स्टैंडर्ड डाइवर्शन जो है वो 36 ही रहेगी। फिर हमने जो है इसकी मदद से क्या करा, स्टैंडर्ड एरर का जो है वो फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर लिखेंगे यहाँ पे, स्टैंडर्ड डाइवर्शन वही रहेगी, और रूट एन हमें नहीं पता तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो रूट एन हमारे पास आएगा, लेकिन हमें सिर्फ खाली एन चाहिए, तो इसलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, रूट हटा देंगे स्क्वायरिंग से, तो हमें एन पता चल जाएगा, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो एफ पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया, मतलब एफ मतलब 4 जो है वो कंप्लीट हो गया।